नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है संवाद कनेक्ट के एक नए एपिसोड में। संवाद कनेक्ट में हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की और हर नज़रिए से समझना चाहते हैं कि आखिर हम मेंटल हेल्थ के बारे में क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर को हमने डेडिकेट किया है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली ये मंथ क्लासिकल म्यूजिक मंथ है। तो जब क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कि अरे मैम तो क्या रागों की बात करेंगी और कैसे हम इसे समझेंगे, क्योंकि हमारे जेंजी को इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं है या हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करने का ही एक माध्यम नहीं है, ये साइंटिफिकली भी हमें बहुत हील कर सकता है। और जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, क्लासिकल म्यूजिक का उस पर बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन ये मेरे कहने से आपको समझ में तो आना नहीं है। तो आज हमारे गेस्ट हैं एक प्रोफेसर, एक थिंकर, एक रिसर्चर, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन बायोम्यूजिकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सर जूलॉजी के प्रोफेसर हैं और पीएचडी हैं जीनोटॉक्सिकोलॉजी में। इनकी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च म्यूजिक थेरेपी में ही है। इनका जर्नी साइंस और म्यूजिक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें बहुत कुछ ऐसे इंसाइटफुल डिटेल्स बताएगा कि क्लासिकल म्यूजिक में क्या क्या ऐसे छुपे हुए मैजिक हैं जो हमें हील करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली और या स्पिरिचुअली। वेलकम सर, वेलकम टू संवाद। हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, बायोम्यूजिकोलॉजी, म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि इतना फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है और हम हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि मुझे हर काम जल्दी से मिल जाए या हर काम जल्दी हो जाए। तो आप बताइए कि मेंटल हेल्थ को और म्यूज़िक को आप साथ में कैसे देखते हैं? कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम 2024 की स्टडी की बात करें तो ये इंडिया में 3rd नंबर का हेल्थ कंसर्न है। और अगर डेटा की और भी देखें, एक स्टडी हुई थी, इसमें बताया गया था कि 25% लोग किसी न किसी फॉर्म में मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं जी। और जो मेंटल हेल्थ का सीवियर कंडीशन होती है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जो ये था कि 24 आवर में 25% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी टाइम पे उस मेंटल हेल्थ को फील करते हैं, उस स्टेज को फील करते हैं कुछ समय के लिए सही। जो ये पर डे हो गया है आज की डेट में, जो कोविड से पहले ये लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आता था। यानी कि जो मेंटल हेल्थ का पोर्शन है या मेंटल हेल्थ की बात करें तो कोविड के बाद इस पर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तेजी आई है और इसको ध्यान देने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं, यूजीसी की तरफ से प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे कि जो यंग जनरेशन है उसकी मेंटल हेल्थ को फोकस किया जा सके और वो इससे इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल सर, बायोम्यूजिकोलॉजी करके एक वर्ड है, बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है। हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए कि बायोम्यूजिकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? बायोम्यूजिकोलॉजी म्यूजिक थेरेपी का ही एक एडवांस वर्ड है, या ये कह सकते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी है। जब म्यूजिक थेरेपी में आप जानते हैं तो बहुत से लोग लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर गाना सुनने से हमें अच्छा लगता है जी। तो ये अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है, इसको बताना ही बायोम्यूजिकोलॉजी है। कि आपके कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो रहे हैं, आपका एंडोर्फिन हाई हो रहा है, तो बॉडी में जो चेंजेज आ रहे हैं साउंड के इम्पैक्ट से, उनको वैलिडेट करना, उसको हम बायोम्यूजिकोलॉजी कहते हैं। और बायोम्यूजिकोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, इसको मेडिकेशन वर्ल्ड में, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आप इसका यूज इजीली कर सकते अगर हैं। मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो म्यूजिक की साइंटिफिक स्टडी यस, म्यूजिक की साइंटिफिक वैलिडेशन इस बायोम्यूजिक। जब मैं क्लासिकल म्यूजिक और मेंटल हेल्थ को आपस में रिलेट करती हूँ, तो आप मुझे समझाइए कि इंडियन म्यूजिक है या वेस्टर्न म्यूजिक है, उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ पे? क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं या कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें? फर्स्ट आते हैं हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं। देखिए, क्लासिकल म्यूजिक और जनरल म्यूजिक में डिफरेंस क्या है कि क्लासिकल म्यूजिक का एक तो टाइम फ्रेम होता है जी। और दूसरा क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करते हैं, वो बड़ी सिस्टेमेटिक होती है। जी। जिससे क्या है, क्योंकि जो हम जब सुनने की बात कर रहे हैं, सुनने में केवल ये नहीं है कि जो हम कानों से सुन रहे हैं, जी। इसका मैकेनिकल फोर्स जनरेट होते हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की वजह से आपकी सेल को इम्पैक्ट करते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक में वो बड़े सिस्टमेटिक होते हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। रही बात वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। और हमारे यहाँ से ज़्यादा क्लासिकल म्यूजिक है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक पे अभी एक 5th सिम्फनी क्लासिकल म्यूजिक है उनका, उसमें देखा गया जो ब्रेस्ट कैंसर सेल है, उन्होंने कल्चर मीडियम में किया और ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर सेल की जो वाइबिलिटी है, यानी आप कह सकते हैं किलिंग प्रॉपर्टी है, वो 25% में डाउन हो गई। अच्छा। आर्टिफिशियल कंडीशन है, यानी कि इस पर और काम किया है तो ये हो सकता है कि हम उस पर्टिकुलर साउंड से हम ब्रेस्ट कैंसर को किल कर सकें, जो हम रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से करते हैं। मतलब मुझे लगता है अगर टाइमली
सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाए तो कोई चीज बहुत विकराल रूप ले उससे पहले ही हम उसे ट्रीटमेंट की बिल्कुल तरफ ट्रीट कर ले सकते सकते हैं। हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो कहा भी जाता है कि जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे उतना ट्रीटमेंट की और वजह से। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक को साइंटिफिकली इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल दैट आपने बहुत कमेंडेबल काम करना शुरू किया है। इसी से मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि कोई रिसर्च है आपके हिसाब से जिसमें कोई स्पेसिफिक राग या इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रेस को कम कर सके, जो हमारे आज के यूथ की डिमांड है कि बहुत स्ट्रेस है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक थेरेपी और बायोम्यूजिक में डिफरेंस क्या है। म्यूजिक थेरेपी में जब बात करते हैं तो किसी को भी सुन लेते हैं जी। जब हम बायोलॉजिकल बात करते हैं तो जैसे पैरासीटामोल है उसका एक हमें कॉम्बिनेशन पता है। हाँ। वैसे ही बायोम्यूजिकल अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को ट्रीट करना है जी। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम मेरे लिए क्या अच्छा है। राग के साथ एक दिक्कत क्या है या क्लासिकल म्यूजिक के साथ दिक्कत क्या है कि जैसे आप जैन जी की बात की, जो लोग ट्रेंड हैं या जो लोग राग सीखते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग राग सीखते नहीं है उनके लिए राग एक अपने आप में इशू हो जाता है ना। तो उसके बेस्ड पे तो बेटर क्या होगा कि उन लोगों को कुछ रागों के बेस पे जो वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं कि इससे ये हेल्प मिलती है, तो उस पर बेस्ड गाना अपनी चॉइस की गजल्स उनको लें, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिमिट में लें तो आपको बेनिफिट बहुत मिलते हैं। लेकिन ब्लाइंड लेंगे तो उतना बेनिफिट, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। एटलीस्ट आपका माइंड डाइवर्जन करेगा, स्ट्रेस को डाउन करना ही करना है, जो भी आप पसंद का सुनना उसी समय के लिए। राइट। तो अभी जैसे आपने बताया कि ये इतनी डिटेल रिसर्च है, क्या ये अभी किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है? क्या हमारा यूथ या हमारे पब्लिक इस चीज को कैसे एग्जामिन करे? इंडिया में भी उतना गवर्नमेंट का इस पर फोकस नहीं है, लेकिन जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अच्छा, जो प्रेस्क्राइब करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन लेने हैं, क्या क्या लेना है, उन्हें इसको टाइप 2 ऑर्डर में प्रेस्क्राइब किया है कि आप टाइप 2 में से कैम के रूप में ले सकते हैं हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के लिए। तो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में वहाँ तो लीगली प्रेस्क्राइब किए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, या जो पर्टिकुलर एसोसिएशन हैं जो हेल्थ डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, कार्डियक डिसऑर्डर, उनको ट्रीट करती हैं, प्रेस्क्राइब करती हैं। हमारे ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो इसको प्रेस्क्राइब करे, लेकिन चूंकि R&D बहुत हो रहा है, रिसर्च बहुत हो रही है, तो लोग इसको जो हॉस्पिटल्स हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करना स्टार्ट कर दिया है इसको सपोर्ट में। आपके बारे में मैंने ये रिसर्च करके जाना कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी दैट वाज फाउंडेड बाय यू, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जब मैंने यूरोप विजिट किया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो इस पर काम कर सके या इस पर जो लोग काम करेंगे एक साथ ला सके और इस रिसर्च को प्रमोट कर सके। जर्मनी मैंने विजिट की हुई थी और वहीं ये फर्स्ट टाइम जब हमारी थोड़ी सी देखी तो उन्होंने कहा था कि बायोम्यूजिकोलॉजी आप यू आर द ओनली पर्सन हु आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके। तब उन्होंने वो कॉइन किया था, लेटर ऑन टर्की में भी लोगों ने बोला तो उससे एक टर्म कॉइंड हो गया बायोम्यूजिकोलॉजी। तो 2010 में मैंने विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी एस्टेब्लिश किया कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम न केवल उन लोगों को जगह दे सकें जिस पर R&D कर रहे हैं, बल्कि लोगों को साइंटिफिकली हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हेल्प कर सकें कि आप यहाँ आइए, आपको हम एज ए ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम आपकी थेरेपी करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अभी तक आपने जैसे बताया, आपने रिसर्च किया, फॉरेन कंट्रीज विजिट किए, आपने पेपर्स पब्लिश किए, प्रेजेंट किए, क्या हम इसे किसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे बर्नआउट लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए काम हो रहा है, बट टॉकिंग अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, टॉकिंग अबाउट द एम्पैथेटिक अप्रोच टू सॉल्व देयर ग्रीवियंसेस, उसके लिए क्या हम बायोम्यूजिकोलॉजी के थ्रू या आप कह सकते हो कि आपकी वर्कशॉप्स के थ्रू कुछ हेल्प कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स को? जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है, एक दौड़ लगी हुई है जी, और वो दौड़ क्या है, स्ट्रेस जनरेट कर रही है टारगेट अचीव करने के लिए, और उसमें क्या है लोगों के पास समय नहीं है। जैसे मान लीजिए किससे आया कि आप ये एडवाइस करें तो उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप म्यूजिक थेरेपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका जो स्ट्रेस एंजाइटी लेवल कम होगा, साइंटिफिकली कम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के कहने से कम हो रहा है, बल्कि साइंटिफिक प्रूफ मिलेंगे उनको कि हाँ ये साइंटिफिकली एंटल, और कंपनी को कैसे आउटपुट मिलेगा उनकी वर्किंग में, वर्किंग एफिशिएंसी देख के। वर्किंग एफिशिएंसी चेंज होगी, प्रोडक्शन चेंज होगा, जो भी जिस कंपनी का, जिस भी कॉर्पोरेट का जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, एनालिसिस अच्छी होगी। तो कंपनीज या कॉर्पोरेट कर सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें जैसे वो और भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं जी। अब इसके माध्यम क्या हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि टाइम तो है ही नहीं, तो एक कुछ सेलेक्टेड एनालिसिस की जाए कंपनी वर्कर की, और देन उसके बेस पे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दी जाए जो उनका इंटरफेयर ना करें। उसको बैकग्राउंड में बहुत लोग उसमें चलेंगे जो उनकी वर्किंग को इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बॉडी को बताएंगे, उनकी सेल्स को बताएंगे और वो उनके लेवल को चेंज करेंगे।
अच्छा। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, अगर 10 या 5 मिनट कंपनीज दे सकती हैं जो अच्छी कंपनी है, जो जैसे कुछ पॉड्स बना सकते हैं, ओके। वहाँ जाएं, 5 मिनट 7 मिनट जाएं और वहाँ जाके सुनाएं। और भी अगर ऐसा है कि नहीं बिल्कुल टाइम नहीं है, जैसा हमारे पास न तो उसमें जाने का टाइम है नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वॉशरूम तो जा सकते हैं। हाँ। वॉशरूम में एक कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं हेडफोन का, और प्री लोडेड उसमें इंस्ट्रूमेंट लिस्ट, जितनी देर वहाँ पर है वो उसको लगाएं, उससे इम्पैक्ट कम होगा और चेंजेस उनकी कंपनी के आउटपुट में उनको दिखने लगेंगे, मेडिकली एज वेल एज प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली। ओह वंडरफुल। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये लॉन्ग टाइम कल्चर चेंज में भी हमारी मददगार बिल्कुल। साबित हो सकता है। आप बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा और इस पर डिटेल आप बताइए सर कि अगर आपसे कनेक्ट करते हैं लोग तो इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए संवाद के थ्रू हम चलते हैं, जी। तो जो भी कंपनी, हम उसके एम्प्लॉय के साथ एक इंटरेक्शन करेंगे जिसमें हम उनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चनर बेस्ड डाटा एनालिसिस होता है, जिससे हम उनका एक जनरल मेंटल स्टेटस समझते हैं। ओके। स्ट्रेस है, एंजाइटी नहीं है, क्या कंडीशन है, उसके बेस पे हम कुछ प्रेस्क्राइब प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। और वो प्लेलिस्ट, वो टाइम जो मैं कभी इतने मिनट के लिए आप चलाइए, वो पूरा एक शेड्यूल बना के देंगे, उसको वर्किंग में अपने लगाएं। ओके। और फिर वो 1 महीने 2 महीने बाद अपना आप रिजल्ट देखें और उनके फीडबैक लें कि उनके इंप्रूवमेंट क्या आया। ओके। याना कंपनीज मोटिवेशनल वर्कशॉप के नाम पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जी। लेकिन उसमें एक एड ऑन कि उनकी हेल्थ को चेंज करने के लिए बहुत कम काम हो रहे हैं। योगा पे, अब योगा का इशू है, योगा नो डाउट बहुत अच्छा योगा, जी। लेकिन योगा के लिए पूरा एक टाइम डेडिकेशन चाहिए। हाँ। प्रॉपर डेडिकेशन टाइम देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है, लेकिन वहाँ टाइम नहीं है, इसलिए वो जो ऑल्टरनेट सजेस्ट किया आपने, वो प्रैक्टिकली यूज नहीं हुआ। एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ, जी। एमआरआई में बहुत लोग उसमें जाने से डरते हैं, एमआरआई के अंदर। और एमआरआई में आप जाइए तो कान के पास आपके हाँ। हेडफोन लगाए, मतलब हेडफोन नहीं बल्कि पैक लगाए जाते हैं, हाँ। और एक गजब फियर है। तो दिल्ली में एक जगह इम्प्लीमेंट किया गया कि हमने एयर के थ्रू, ओके। जो नेचुरली एक मैग्नेटिक फोर्स एमआरआई में नहीं चलेगा, हाँ। तो साउंड एयर से ट्रेवल करती है, जी। तो एयर के थ्रू ट्रेवल करके वो लगा दिया। तो वो जो एमआरआई का फियर था आपने लगा दिया, उसको वही नहीं पता लग रहा, वो पर्टिकुलर सॉन्ग पे उसका डाइवर्जन हो गया। और जो बहुत ज़्यादा एजिटेशन था कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो स्ट्रेस था, वो अल्टीमेट चेंज हो गया बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत छोटे छोटे काम है जहाँ इसका बड़े अच्छे ढंग से यूज किया जा सकता है। वंडरफुल। एमआरआई का तो मैं आपको बताऊं कि एक क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का बहुत बड़ा Claustrophobic, फियर है कि आप इतने सफोकेटेड एनवायरनमेंट में हो। तो अगर आप इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक बहुत सबके लिए फायदेमंद भी है कि कैसे म्यूजिक इतने सारे रोल्स प्ले करती है। तो दोस्तों, अब इंटरव्यू इतने इंटरेस्टिंग पड़ाव पे आ गया है कि अब जानते हैं हम हमारे यूथ का फेवरेट सेक्शन। गाने तो हैं और वो बेस्ड है हमारे राग पर। तो पहले सबसे हम जानते हैं सर से कि आजकल के कुछ नए गाने बताइए सर, जो किसी पर्टिकुलर राग पे बेस्ड हों। देखिए, जो केशर मूवी का गाना है वो राग यमन पे बेस्ड है। गदर मूवी का चल दे रे इसमें मर जाते हैं, ये कलावती बेस्ड राग है। अच्छा। राम शिया राम नई मूवी आई है, जी, उसकी जी। दुर्गा पे बेस्ड है। ओके। ओ बेदर्दिया, ये खेमराज बेस्ड है। ओके। मस्त नजरों से देखा, ये बिहू बेस्ड है। तो ऐसे आप जो भी, चाहे नया गाना हो या पुराना गाना हो, हर गाना कहीं ना कहीं रागों बेस्ड तो जरूर होगा। बिल्कुल। बस उसकी मैचिंग की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, कितना परसेंट कितना मिला। परसेंट। तो जैसे आपने बताया सर कि इतने अभी नए गाने हैं जो हमारे यूथ को कनेक्ट भी करेंगे, और आपने बताया ये बेस्ड है पर्टिकुलर राग में। अब इन रागों के बारे में जान, राग कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है या कोई पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज हैं जिनमें ये कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए, हमारे पास 2 राग हैं, एक हिंदुस्तानी राग, कर्नाटक राग, अच्छा। और कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस करते हैं। ये कभी कभी नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन रिजेम्बलेंस है, और राग के साथ टाइम कनेक्टेड है ये। जी। तो कुछ इस पर R&D की बहुत ज़रूरत है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ राग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनका यूज कर सकते हैं ओके। इस पर्टिकुलर हेल्थ के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं बागेश्वरी राग, बागेश्वरी का यूज करेंगे आप, तो रात के समय सुनते हैं हम, इंसोम्निया, नींद ना आना अगर दिक्कत हो रही है, तो राग बागेश्वरी या अच्छा। बागेश्वरी रिलेटेड आप चीज ले सकते हैं। ओके। फिर अहीर भैरव है, ये आप हाइपरटेंशन के लिए, इनडाइजेशन में कहते हैं कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है कई बार, वहाँ हेल्प करता है। ओके। और इसको है, ये भी आपका लगभग शाम का समय, प्री डाउन जो कहते हैं, उसके समय सुन सकते हैं। फिर एक और राग है दीपक राग। अच्छा। राग दीपक के बारे में सुना ही होगा, इसको भी इंडाइजेशन में हेल्प करता है। और एफेक्शिया की कंडीशन होती है, एफेक्शिया का मतलब होता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सांस सी नहीं आ रही है, हाँ हाँ। उस कंडीशन में इस राग को यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से राग हैं जिन पे काम हो रहा है। भीम पलासी राग है,
इसको भी हम हाइपरटेंशन के यूज कर सकते हैं, और भीम प्लास्टिक को न्यूरल डिसऑर्डर के लिए, एंजाइटी के बाद जो डिप्रेशन वाली कंडीशन आती है वहां भी ये यूज होता है। लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि हम राग को डायरेक्ट न दें, अनटिल अनलेस जो हमारा पेशेंट है वो राग को पसंद करता है या राग में ट्रेंड है। नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाएगा उसके, क्योंकि वो इरिटेट करने लगेंगे। अच्छा। राग बॉडी फील कर रही है लेकिन उसके जो ऑर्डिनरी स्टिमुलाई हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको उस राग बेस्ड उसकी चॉइस में से कुछ निकाल के देना है, तो इसके रिजल्ट फैंटास्टिक आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। दिक्कत वही होती है, कई बार हम प्रेस्क्राइब कर देते हैं अपनी तरफ से, जबकि थेरेपी में, बायोम्यूजिकोलॉजी में आप पर्सनल चॉइस को, ह्यूमन के केस में आपको ध्यान रखना होगा, उसको रखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल, आपने जैसे बताया सेम राग पे 2 गाने हैं, पहला एक पुराना गाना, एक नया गाना। अब ये डिपेंड करता है लिसनर पे कि उससे क्या फायदा उसकी करे। चॉइस है, और जो चॉइस है उसको लेगा तो उसको इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्या सिर्फ सुनने से ही इनको इम्पैक्ट आता है कि अगर हम इन्हें बजाना शुरू करें या हम इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करें तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है? जब म्यूजिक थेरेपी की बात करते हैं, 2 प्रकार की, एक एक्टिव म्यूजिक थेरेपी, एक पैसिव म्यूजिक थेरेपी। अच्छा। पैसिव म्यूजिक थेरेपी का मतलब क्या होता है कि कुछ हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो कुछ तैयार है, या चाहे राग हैं चाहे गाने हैं, उनको सुनने हैं, चाहे रूम से चाहे हेडफोन से। ओके। ये पैसिव थेरेपी इसलिए पॉपुलर है कि इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जी। प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है कि ये आपको सुनना है, टाइमली वो सुन सकते हैं। हाँ। दूसरे पार्ट पे आती है एक्टिव म्यूजिक थेरेपी। एक्टिव में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सिंगिंग हो, चाहे आपकी सॉन्ग राइटिंग हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो। जी। नो डाउट डाइवर्जन का स्टेटस बढ़ जाता है एक्टिव में, बट एक्टिव रिक्वायर मोर टाइम। हाँ। टाइम चाहिए लर्निंग के लिए भी, और उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए टाइम चाहिए। तो एक्टिव थेरेपी पैसिव से अच्छी होती है, बट वो पॉपुलर इसलिए नहीं हो सकती कि उसके लिए अलग से डेडिकेटेड टाइम नहीं मिलेगा, और पैसिव में डेडिकेटेड टाइम नहीं, आप अपने रूटीन वर्क के साथ पैसिव थेरेपी को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिव में आपको डेडिकेशन के साथ फोकस भी बहुत चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज सीख रहे हैं और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ हमें एक्टिव ही चाहिए। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस में आप देखिए मूवमेंट न्यूरल डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो वहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए रिजल्ट लाने के लिए। अच्छा। तो कुछ केसेस के लिए, स्पेशली न्यूरल डिसऑर्डर में, हम एक्टिव को यूज करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ओके। उसे पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब करके थेरेपी ग्रुप में टाइम को देना ही देना है, इसमें मेडिसिन देनी है। अच्छा। यूथ के लिए कि उन्हें कैसे, ठीक है पर्सनल चॉइसेस अपनी जगह हैं, बट कुछ ऐसे म्यूजिक राग्स हो सकते हैं जो वो डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ हैप्पी इजी लाइफ। देखिए, इसमें आज का यूथ गाने सब सुन रहे हैं जी। कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिससे उनके इम्पैक्ट पॉजिटिव होने लगे उनको, स्पेशली डाइवर्जन ऑफ माइंड, एंजाइटी, स्ट्रेस तो रिकवरी होगी। बिल्कुल। करना क्या है, मोस्टली हेडफोन लगाते हैं, तो हेडफोन लगा के उसका वॉल्यूम उस लेवल पर रखें, यानी कि वो चुटकी बजाएं। अगर चुटकी आवाज आ रही है उससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं ले जाएं। यूथ क्या करते हैं, वॉल्यूम को बहुत ज्यादा ऊपर कर देते हैं, तो वो इम्पैक्ट नहीं देता, या कई बार क्या नुकसान भी हो जाते हैं कि आपके ईयरड्रम को इम्पैक्ट करने लगते हैं। तो उस वॉल्यूम पर सुनेंगे, अपनी डेली लाइफ में अपनी पसंद का सुनेंगे, तब भी उनको स्ट्रेस एंजाइटी से अंतर मिलेगा, आराम मिलेगा। बस वॉल्यूम को कंट्रोल में रखें। ओके। और इसके अलावा जैसे वो वर्क स्टेशंस पे या कहीं पे भी काम कर रहे हैं या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर आप कहेंगे राग है या कुछ? इस पे भी जैसे मैंने कहा, अदर कंट्री एग्जांपल इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ ये काम हुए हैं। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं एग्रेसिव बहुत होते हैं, कुछ बच्चों का नेचर होता है, तो उनके लिए वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक इस यूज होते हैं। मैथमेटिकल टास्क में देखा गया है कि उनकी टास्क की एक्यूरेसी बढ़ गई बच्चों की, छोटे बच्चों की, कि जल्दी करने, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टाइम चेंज हो गया, सिर्फ जस्ट यूज ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड म्यूजिक, जो उनको इंटरफेयर नहीं करा किसी ढंग से, लेकिन उनकी आउटपुट में चेंजेस ला रहे हैं, और एग्रेशन भी कम हुआ है बच्चों का। हाँ, बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, स्टबर्न होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रिलैक्स्ड अप्रोच की ज़रूरत है, और कंसंट्रेशन पे भी काफ़ी काम करता है म्यूजिक। बिल्कुल। नहीं, जैसे डॉक्टर्स की बात की, डॉक्टर्स एज ए इंडिविजुअल भी हैं, और किसी के लिए पेशेंट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर भी हैं। तो जब पेशेंट की बात होगी तो डॉक्टर्स को ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। आज हमारे देश में दिक्कत क्या है, कंपटीशन है कि ये फील्ड आगे बढ़ गया तो कहीं हमारे ऊपर दिक्कत ना आ जाए, बल्कि ऐसा नहीं है, सब साथ मिलेंगे तो आउटपुट बहुत अच्छे आते हैं। तो सबको साथ अप्रोच अपनानी है, जैसे अदर कंट्रीज अपना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में लीजिए, सपोर्ट में लीजिए, आपको मेडिसिन कम होगी, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी पेशेंट की मेडिसिन या डोज कम होती है तो आपके लिए बेनिफिट है। सेम कंडीशन आपकी आर्मी में है। आर्मी में ये कह सकते हैं कि आर्मी में लोग, एक हमने सर्वे किया था, मेरे एक पीएचडी स्कॉलर ने काम किया है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। अच्छा। तो देखा कि करीब 15,000 हमने सोल्जर्स पे काम किया, देखा कि सब घर से दूर है, स्पेशली जो सोल्जर्स हैं। हाँ। और फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो एनालिसिस की तो पता लगा कि कई उनके फैक्टर थे जिससे उनको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत होती थी।
तो वहाँ जो हमने कुछ वर्कशॉप कंडक्ट किए, उनको बताया, उनकी चॉइस में से दिए, उससे जो उनका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल बहुत डाउन आया, और वो जो घर की कमी थी दूर हो, वो काफ़ी हद तक दूर हो गई। कई जगह पोस्ट होते हैं मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, कई जगह पोस्ट होते हैं कि उनको मना होता है कि आप ये यूज़ मत करिए, या मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में म्यूजिक सोल्जर्स के लिए आज से नहीं है, वर्ल्ड वार सेकंड से, जब अगर मैं बात करूं हिस्ट्री म्यूजिक थेरेपी की, तो सबसे पहले म्यूजिक थेरेपी वर्ल्ड वार सेकंड में आई थी। अच्छा। जहां सोल्जर सब घर से दूर रहते थे, तो सबको एक ग्राउंड फोन लगाया, सारे इकट्ठे किए जाते ताकि उनका स्ट्रेस रिलीव हो सके। टेक्निकली वहां से इंट्रोड्यूस हुई है वर्ल्ड वार सेकंड से म्यूजिक थेरेपी। एक चीज और हमारे लिसनर्स बहुत सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया बायोम्यूजिकोलॉजी को एक तरीके से कह सकते हैं आपने इंट्रोड्यूस किया, इसका फ्यूचर क्या है? अगर कोई हमारे यूथ हैं जो रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए क्या फ्यूचर है? देखिए, रिसर्च में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी होती है, दो पार्ट पे काम करिए। एक तो इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एडिशन, दूसरा मल्टी डिसिप्लिनरी। जी। और म्यूजिक थेरेपी रिसर्च ये कई फील्ड को जोड़ रही है, साइंस को, म्यूजिक को, संस्कृत को, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गई। और साथ साथ क्या है, क्योंकि हम इसमें वैदिक चैंट में, हमारे यहाँ चैंटिंग सिस्टम में वेदास में बहुत से ऐसे चैंट हैं जो बताए गए हैं कि ये काम करते हैं जी, लेकिन आज की डेट में उनका कोई वैलिडेशन नहीं है। तो उनको जोड़ा जाए, उन पर काम किया जाए, एक पार्ट वो है। दूसरी क्या है कि ट्रेन, जैसे हम भी कुछ वर्कशॉप सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, जिसको करने के बाद लोग इसको ट्रेंड होके इसको अपने जॉब के लिए या छोटा अपना ऑल्टरनेटिव हेल्थ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें इन्वेजन कुछ नहीं है, कुछ बाहर से नहीं दे रहे हैं, कोई केमिकल नहीं बॉडी को दे रहे हैं, सिर्फ एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं आपको। तो वो उस एनवायरनमेंट चेंज एनवायरनमेंट से पेशेंट में एड ऑन चीजें आ जाती हैं, वो बेनिफिट देती हैं। तो ये कोर्सेज आपके इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी के थ्रू है? हाँ, तो वहाँ कराते हैं। बाकी इंटरनेशनल भी बहुत कराते हैं, अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी करा रही है, इंडिया में हम करा रहे हैं, कई और भी लोग कराते हैं। अच्छा। मास्टर्स डिग्री भी हो रही है, बट बाहर बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा कोर्स होते हैं अमेरिका में इसके। तो ये तो अच्छी चीज़ है, आप इसको प्रोफेशनली भी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी सर, दिस इज आउट ऑफ क्यूरोसिटी। राग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जो इमेज आती है कि कोई बुजुर्ग हैं जो सितार बजा रहे हैं बैठ के, या कोई महिलाएं हैं जो हारमोनियम बजा रही हैं। बट अब ज़माना बदल गया है, तो अब जब आप राग की बात करते हैं या क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, तो हमारे यूथ से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, जमाना कुछ बदला, राग का शब्द हटा दीजिए आप, म्यूजिक आज भी है। और कोई भी म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक हो चाहे फॉरेन म्यूजिक हो, उसमें राग का बेस होगा ही होगा। ये हो सकता है कि 50% हो, 70% हो, 80% हो, ये प्योर राग हो, पर प्योर राग होती है बहुत ज़्यादा क्लासिकल हो जाता है। तो कोई भी म्यूजिक है, आज की जितने भी पॉपुलर म्यूजिक हैं, वो सारे के सारे म्यूजिक क्या कर रहे हैं, वो किसी न किसी राग बेस में है। तो ये आप मुझे कुछ कोई एग्जांपल देंगे? पुराने राग, पुराने और नए में राग भैरवी ले लीजिए आप। जी। जैसे उसमें हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, अच्छा, ये राग भैरवी बेस्ड है। नए में जो स्त्री 2 मूवी आई थी, उसका बड़ा पॉपुलर सॉन्ग हुआ है आज की रात। अच्छा, तो बताइए इनके राग सेम है? और दोनों राग सेम है, दोनों के राग सेम है। और सिर्फ ये है कि हाँ, वो आज की जनरेशन को पसंद आएगा, उस इम्पैक्ट ऑलमोस्ट वही आएंगे जो राग भैरवी सुनने से आते हैं। ओके। अब ये कह सकते हैं उससे 100 आएंगे तो इससे 90 आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी वही बनी हुई है। जी जी जी। चॉइस के बेस पे राग को सिमिलर करते हुए अगर लेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा था। कारण क्या है, राग के साथ दो चीज़ें हैं। एक तो है कि राग न केवल इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बर्स्ट करते हैं, बल्कि टाइम जोन पे भी चलते हैं। और टाइम जोन का डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नेटिक फोर्स से, अर्थ के से। और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या है, उनके इम्पैक्ट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहते हैं। तो जब भी राग बने हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हमारे पूर्वजों में, ये सारी चीज़ देखते हुए उन्होंने राग को इंट्रोड्यूस किया है। जैसे फॉरेन वेस्टर्न क्लासिकल में जाएंगे, वहाँ टाइम का इम्पैक्ट नहीं है, बाकी है, लेकिन टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमारे इंडियन रागा में टाइम का ही बहुत बड़ा। बिल्कुल, हाँ, मैंने ये देखा है और रिसर्च भी की है कि मॉर्निंग रागा अलग है, इवनिंग अलग है। पावर तो है, साउंड में पावर तो है, और उस पावर का यूज कैसे करना है वो हम पे डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपसे मुझे इतना अच्छा इम्पैक्ट मिल रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक को हम क्लासिकली ही सही साइंटिफिकली कैसे अप्रोच करें, कैसे उसके लिए अपना थोड़ा सा नजरिया बदलें, जिससे कि वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन सके। अभी हम कहते हैं कि हमारी चॉइस नहीं है म्यूजिक, हमारा बॉलीवुड सिंगिंग ही हमारी चॉइस है, या एनी टाइप ऑफ ऑनर, बट म्यूजिक का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और मेंटल हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है बहुत। म्यूजिक वही नहीं है जो हम सुन रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, म्यूजिक वो भी है जो हम नहीं सुन रहे हैं। और जितने भी कल्चर हुए हैं, जैसे जो ब्रेस्ट कैंसर पर जो काम हुए हैं, या न्यूरल कैंसर पर जो काम हुए हैं, सारे आर्टिफिशियल मीडियम हुए हैं, उनके पास कोई ऑडिटरी सेंस नहीं है।
सेल्स क्या है, मैकेनो सेंसिटिव है, यानी सेल्स का जो म्यूजिक का जो प्रेशर है उनकी मैकेनिकल एक्टिविटी चेंज कर रहा है, जिससे उनके रिजल्ट चेंज हो रहा है, उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके आउटपुट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो म्यूजिक की वाइब्रेशन मैकेनो सेंसिटिव होती हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, जो सुनना ही म्यूजिक नहीं है, महसूस करना भी म्यूजिक है। बिल्कुल, ये तो आपने मंत्रा दिया है कि सिर्फ सुनना म्यूजिक नहीं है, महसूस करना भी म्यूजिक है। तो अब मुझे लगता है कि जैसे मैं लिफ्ट्स में ट्रैवल कर रहे हैं हम, और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रही है, हमारा मूड बहुत खराब है और ऑल ऑफ अ सडन हमें कोई बहुत अच्छा सा म्यूजिक मिल जाता है, आपको चेंज दिखेगा उसमें, तुरंत बिल्कुल चेंज हमें दिखता है, महसूस बिल्कुल होता चेंज है। दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर अभी आपने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी आपने फाउंड किया है ना, इंडिया में और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसे जो इस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल। टीवी शाहीराम, जिनको फादर ऑफ म्यूजिक थेरेपी इंडिया में कहते हैं, उन्होंने नाडा सेंटर बनाया था काफ़ी समय पहले। अच्छा। और एक संभावी दास जी हैं, वो भी इस पे काम कर रही हैं, उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं। तो कई एसोसिएशन बन गई हैं अब। जी। और इंडियन ऐसी म्यूजिक थेरेपी 2010 में उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था, बाकी का डिफरेंट था। अच्छा। बाकी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि राग बेस्ड है, सारी की सारी की राग को म्यूजिक थेरेपी में यूज करना है। जी। आईएमटी का ऑब्जेक्टिव था राग को यूज करना है या किसी भी म्यूजिक को बट साइंटिफिकली यूज करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस था औरों के ऑब्जेक्टिव में। तो साइंटिफिकली बेस्ड में एक ही है, लेकिन बाकी म्यूजिक थेरेपी भी काम करने वाली एसोसिएशन या लोग इंडिया में बहुत लोग हैं। सबसे ज़्यादा काम जो मेरे उसमें किया वो टीवी शाहीराम साहब ने किया है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम आज के यूथ भी स्किल डेवलपमेंट में बहुत फोकस कर रहे हैं कि आप नॉर्मल अपनी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ बच्चों में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। तो आप इसको कैसे देखेंगे कि क्लासिकल म्यूजिक को क्या एज अ स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमने अपने अपने स्टूडेंट को हमने ऑफर किया हुआ है 3 क्रेडिट का स्किल कोर्स बायोम्यूजिकोलॉजी पर ही। अच्छा। जो क्योंकि कंपलसरी कोर्स है आज के समय स्किल कोर्स करना यूजी स्टूडेंट है उत्तर हाँ, प्रदेश के अंदर। हाँ। तो एक हमने ऑफर किया हुआ है जैसे बायोम्यूजिकोलॉजी कोर्स है, उसको करते हैं, एटलीस्ट वो बाहर न करें, अपने अपने फैमिली को थेरेपी कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक अवेयर हो जाएगा तो आई मीन उसका एनवायरनमेंट पूरी तरीके से अवेयर हो जाएगा। और आज के बच्चों में ये इंटरेस्ट जनरेट करना कि क्लासिकल म्यूजिक इज समथिंग रिलेटेड टू साइंस, मेरे ख्याल से वो अलग इम्पैक्ट देता है क्योंकि दे वांट रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो अब मुझे लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों को लॉजिकल रीजनिंग मिल जाएगी कि व्हाई क्लासिकल म्यूजिक इज हेल्पफुल एंड इम्पैक्टफुल व्हेन यू टॉक अबाउट योर हेल्थ मेंटली एंड फिजिकली। जो आपने वर्ड दिया ना लॉजिकल रीजनिंग, जी, म्यूजिक थेरेपी बायोम्यूजिकल में यही अंतर है बस। हाँ। लॉजिक इसमें हमें आपका आउटलुक चाहिए कि आपको कैसा लगता है अभी इंडिया का एनवायरनमेंट देख के कितने रिसर्चेस, कितने % रिसर्चेस आर एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड? देखिए, रिसर्च का एक साइंटिफिक फैक्ट क्या है कि 5% रिसर्च 100% नहीं होती, ब्लाइंड केव है रिसर्च। जी। एक हाइपोथेसिस होती है, इसको चेक किया जाता है। और अगर अमेरिकन की बात करें, सबसे बेस्ट रिसर्च वो करते हैं। उनके यहाँ भी है कि अगर 100 रुपये खर्च किए 5 रुपये का आउटपुट आ गया तो 100% सक्सेस है। तो इंडिया में अभी रिसर्च पे बहुत फोकस होना है, लिमिटेड एरिया में रिसर्च हो गई है। ये नहीं है कि जो इजी एक्सेस रिसर्च का होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा। तो हम रिसर्च को कभी ये टारगेट नहीं कर सकते कि 5% है 10%। रिसर्च ब्लाइंड केव है। जैसे एडिशन का बड़ा पुराना कोट है, जब उन्होंने बल्ब की डिस्कवरी कर रहे थे, मोर देन 300+ एक्सपेरिमेंट किए, सारे फेल हो गए, उनके सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो उनके स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने इतना वेस्ट कर दिया पैसा, हम सक्सेस नहीं होंगे, तो उनके और सारी हमारी रिसर्च बर्बाद हो गई। तो उनका एक स्टूडेंट हमने कुछ नहीं, हमने 300 वो रास्ते बताए जिससे बल्ब नहीं बन सकता 300+। तो रिसर्च नेवर बेस्ड, हाइपोथेसिस जो भी आपने हाइपोथेसिस पकड़ी उस पर काम करिए, उसको चेक करिए वो सही है गलत, वो एक नया रास्ता खोलेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सपेक्टिव भी बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप कैसे देख रहे हैं। तो सर आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा है रिसर्च में, मैं आपसे आज के यूथ के लिए भी मैसेज जानना चाहूँगी जो रिसर्च में नॉट अबाउट ओनली म्यूजिकोलॉजी या क्लासिकल म्यूजिक, टॉकिंग अबाउट एनी डोमेन ऑफ रिसर्च, उन्हें क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए एज डेली रूटीन जिससे कि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को और पावरफुल कर सकते हैं? देखिए, एक पार्ट तो है कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए। रिसर्च ये नहीं है रिसर्च के लिए पीएचडी करना ही जरूरी है। रिसर्च किसी फील्ड में घर में हो सकती है। रिसर्च की शुरुआत कहाँ से होती है? समस्या जानने से। जी। अगर आपको कोई समस्या पता है, उसकी सोल्यूशन की तरफ जाइए, वो रिसर्च वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हर व्यक्ति को अगर कोई समस्या पता लगे, उसका सोल्यूशन, चाहे वो कॉर्पोरेट का आदमी, एम्प्लॉय क्यों नहीं चाहिए, उसको भी अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया देन उसको पब्लिश करना, जो हमारे यहाँ नहीं होता। कई बार हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, वहाँ सोल्यूशन होगा, वो आगे जाके पब्लिश नहीं होते, किसी को पता नहीं लगता। पता कब लगता है? जब कोई और कर देता है और उसका पब्लिश हो जाता है, उसका पेटेंट हो जाता है, तब हमको पता लग। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि भाई हम काम बहुत कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हो रहा कि हम ना पेटेंट पे ध्यान दे रहे हैं ना पब्लिकेशन को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं रिसर्च में यूथ को आगे आना चाहिए। इसमें फील्ड एक ऐसा है, अगर यूथ का ऑब्जेक्टिव मनी है तो रिसर्च से ज़्यादा मनी कहीं नहीं है, पैसा कहीं नहीं है, किसी फील्ड में नहीं है। R&D में अगर आपका एक सक्सेसफुल रिसर्च होती है तो
कोई आपको कॉर्पोरेट ऑफिस ना जितना रिसर्च आपको दे सकती है। तो इसमें सब नए लोगों को आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने एरिया को टारगेट करते हुए रिसर्च करें जिसमें आपकी पसंद है। बिल्कुल। तो आप स्पिरिचुअली भी नहीं, आप इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं टिल द टाइम यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। संवाद के लिए आपके विचार जानना चाहूंगी कि आपको कैसा महसूस हुआ हमारे साथ जुड़ के, पहला। दूसरा, संवाद की जरूरत है कि नहीं समाज में? देखिए, संवाद पहली बार जब मैं आपसे मिला था दिल्ली में जी, तब मुझे लगा कि आप जैसे प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा जरूरत इसलिए है कि जो हम साइलोज में अपना अपना काम कर रहे हैं, एकेडमिशियन अपना काम कर रहे हैं, रिसर्च अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर वो कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। आपका सबसे बड़ा है कि आप उस काम को कनेक्ट कर रही हैं पब्लिक से, जो रियल स्टेक होल्डर है। बिल्कुल। तो न केवल संवाद जैसे और भी संस्थान आते हैं, अगर आते हैं तो इनकी बहुत ज़रूरत है। जितनी एक रिसर्चर की ज़रूरत है उतनी संवाद की भी ज़रूरत है, जिससे वो कनेक्ट कर सकें सारी चीज़ों को आम पब्लिक से, जो स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल। ये मैं एक्चुअली संवाद का आप कह सकते हो कि मोटिव भी यही है, डाइवर्सिफाइड डोमेन से हम अलग अलग लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएं, उनके विचार और उनके ज्ञान को हम अब ला पाएं समाज में और पब्लिक के लिए, कि वाकई जो भी उनकी एक्सपर्टीज हैं उसका फायदा पब्लिक में कैसे जा सके। वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो बहुत सारे मिथ लोगों में अभी भी मौजूद हैं कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस इज ऑलमोस्ट सेम, बट इट इज नॉट। दोनों में डिफरेंसेस हैं। सेम मतलब इलनेस भी है, तब भी उससे भागने की जरूरत है। डिनाइल मोड है, डिनाइल मोड, सोशल डिनाइल मोड है। सोसाइटी को लगता है अगर आप साइकेट्रिस्ट से मिलने भी चले गए तो एक नेगेटिव से कहते हैं कि पुलिस वाला आपके घर आ गया तो आपका रिश्तेदारी क्यों ना सही, एक नेगेटिव मैसेज आता है। लाइक दैट आप मिलने भी जा रहे हैं, जबकि आज की डेट में मिलना बहुत जरूरी है। दो फोकस जैसे आप मेंटल हेल्थ कर रहे हैं उस पर बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत रेशियो बढ़ गया है। सेकंड जो मैं टारगेट करता हूँ, ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल। हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में इसके बहुत बड़े हैं। आने वाले प्रेडिक्शन देखिए आप, 2030 के जो प्रेडिक्शन आए, बहुत अलार्मिंग प्रेडिक्शन है। और इसको क्योर किया जा सकता है, बड़ी आसानी से क्योर किया जा सकता है, टाइमली पता लग जाए तो। बस अवेयरनेस क्रिएट होने लगे तो इसका 50% सोल्यूशन है, जो अभी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। वहां भी सोशल डिनाइल मोड है कि लोग एक अलग ही डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि उसको बात भी नहीं करना चाहते। ये दिक्कत है। नहीं, वुमेन हेल्थ केयर पे तो मुझे लगता है हमें एक नया पूरा सीरीज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। डिनाइल तो जो एक पर्टिकुलर पेशेंट है आप कह सकते हो उसके एंड पे तो है ही है, उसकी फैमिली में, सोसाइटी में, यस, सब में सब डिनाइल मोड, उसको नेगेटिव अप्रोच में लेते हैं। उनका बात करना भी नेगेटिव माना जाता है। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं इससे तो मुझे दिक्कत नहीं होती है मेमोग्राफी कराने में। मुझे अपनी फैमिली में रोज झेलना पड़ा कि मेमोग्राफी नहीं करानी है। तो ये जब इतना सा डिनाइल मोड है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो बाकी का हम क्या कहें। उसको अवेयरनेस से क्रिएट करना है कि कुछ नहीं, एक नॉर्मल है, आपको कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये अवेयरनेस लाना और इसके लिए काम करना, मुझे लगता है कि संवाद का रोल आपने जैसे बताया, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम कैसे समाज में बदलाव की ओर बढ़ सकें, जिसकी एक बेहतर समझ हो। हम चाहते ही यही है कि बेहतर समाज बनेगा ही तब जब आपकी समझ बेहतर हो। समझ बेहतर होगी, लोग बात करेंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिन पर बात नहीं होती। बिल्कुल, सोल्यूशन मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया हमें और इतना इंसाइटफुल सेशन रहा, ये इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट रहा। दोस्तों, हमने जाना कि म्यूजिक इज जस्ट नॉट ए मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। म्यूजिक की बात करें, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे वो मॉडर्न म्यूजिक, महसूस करने में, हमारे एब्जॉर्ब करने में। हम इतनी सारी बीमारियों से आजकल लड़ते हैं। वी टॉक अबाउट कोरोना, वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, अदर सिवियर केसेस, जहाँ पे हमें लगता है कि बस अब इसके आगे हम नहीं लड़ सकते हैं। हमें ये समझना है कि क्लासिकल म्यूजिक कैन बी अ हीलिंग बाम टू योर प्रॉब्लम्स। ये नहीं है कि ये आपको एकदम ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सब डिपेंड करता है रिसर्च पे, डिपेंड करता है आपके डोजेज पे, बट हाँ, ये आपका हीलिंग पार्टनर जरूर बन सकता है। इनसाइट से हमें पता चला कि रिसर्च में कितना कुछ छुपा हुआ है। इट इज जस्ट नॉट डूइंग PhD एंड डूइंग रिसर्च। अब बात करते हैं म्यूजिक की, क्लासिकल म्यूजिक की। जैसा कि दिनेश सर का इनिशिएटिव है इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी, ऐसे इनिशिएटिव्स को आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को साइंटिफिकली पढ़ा, समझा और उसे एप्लीकेशन मोड में लाने का काम किया, हमारे कॉरपोरेट्स के लिए, हमारे स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए। और हमें भी चाहिए कि हम अपना टाइम और अपना इंटरेस्ट इस तरफ डाइवर्ट करें, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक हमारे लिए एक हिडन ट्रेजर है।
कैसे क्लासिकल म्यूजिक हमारे बायोम्यूजिकोलॉजी में कन्वर्ट हो सकता है और हमें हील कर सकता है, हमारी थेरेपी में कन्वर्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम और भी जान सकते हैं। दिनेश सर से कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक थेरेपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं क्लासिकल म्यूजिक के छुपे हुए राज। तो आगे सुनते रहिए, हम फिर आएंगे एक नए चेहरे के साथ अपने संवाद कनेक्ट के पॉडकास्ट में। धन्यवाद।